दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां लोग इतने ताकतवर है कि कानून भी उनके सामने सिर झुकाते हुए लग रहा है। एक निजी द्वीप, लग्जरी जेट और अनगिनत पैसे की चमक के पीछे एक अंधेरा राज छिपा हुआ था। जेफरी एप्स्टीन नाम का वो शख्स जिसने नाबालिग लड़कियों का एक पूरा जाल बिछाया और 2026 में जब उसकी फाइलें खुली तो पूरी दुनिया हिल गई। FBI और न्याय विभाग ने 3 करोड़ से ज्यादा पन्ने, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी की। ये फाइलें बताती है कि कैसे एक आदमी ने छोटी छोटी लड़कियों को फंसाया और दुनिया के सबसे बड़े नाम उसमें शामिल थे, उसमें जुड़े हुए थे। सोचो, अगर तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान हो जो स्कूल और मॉल्स से लड़कियों को पैसे और मॉडलिंग का सपना दिखाकर बुलाए, क्या महसूस होता था? एप्स्टीन ने ठीक यही किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पुलिस को 2005 में ही सब पता चल गया था। 30 से ज्यादा लड़कियों ने बयान दिए थे, फिर भी सालों तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग शामिल थे। बिल क्विंटल का नाम फ्लाइट लॉग्स में 26 बार, प्रिंस एंड्रयू पर मुकदमा, डोनाल्ड ट्रंप का पुराना रिश्ता, एलन मस्क के ईमेल, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है? नहीं, ये पूरी व्यवस्था की साजिश है, जहाँ अमीरों के लिए कानून अलग और गरीबों के लिए अलग। 2005 के पारदर्शिता कानून के तहत फाइलें खुली, लेकिन कई नाम अभी भी काले पट्टे से ढके हुए। पीड़ित लड़कियों की कहानियां सुनकर दिल कांप जाता है। वो नाबालिग बच्चियां जो गरीब परिवारों या फोस्टर केयर से आई, उन्हें पैसा देकर विक्टोरिया सीक्रेट का सपना दिखाकर फंसाया गया। गिस्लेन मैक्सवेल ने खुद उन्हें सिखाया कैसे काम करना है। लेकिन दोस्तों, असली राज अभी शुरू भी नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग था या कुछ और भी बड़ा खेल था? इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम भी घूम रहा है। आइए और गहराई में उतरते हैं। अब सोचो, 2005 का वो वक्त, पाम बीच पुलिस को पहली शिकायत मिली। एक 14 साल की लड़की ने परिवार को बताया कि मसाज के नाम पर गलत काम हुआ है। पुलिस ने 30 से ज्यादा लड़कियों के बयान लिए, सब एक जैसी कहानियां, लेकिन राज्य के वकील ने इसे छोटा मामला बना दिया। फिर 2008 में एलेक्जेंडर एकोस्टा ने वो डील कर ली जो आज भी विवाद का विषय है। एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा, वो भी आधा दिन काम करके आधा दिन जेल में, और बाकी साथियों को पूरी सुरक्षा। ये डील कैसे बनी? एप्स्टीन के वकील ने, जिनमें एलन डर्शोविट्ज भी थे, अपने बड़े कनेक्शन इस्तेमाल किए, राजनीतिक दबाव, अमीरों का प्रभाव, सब कुछ काम पर लगाया। FBI को 2006 में ही पता था कि दर्जनों लड़कियां प्रभावित है, लेकिन केस फेडरल स्तर पर पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े नाम शामिल थे, लेरी समर्स जैसे लोग भी कनेक्टेड थे। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एप्स्टीन का नेटवर्क था या पूरी व्यवस्था अमीरों को बचाने के लिए लगी हुई थी? गिस्लेन मैक्सवेल लड़कियों को कैसे भर्ती करती? वो मॉल्स और स्कूल के बाहर जाती, पैसे दिखाती, मॉडलिंग का झांसा देती, फिर वो लड़कियां दूसरी लड़कियों को लाती। एक पिरामिड जैसा सिस्टम चलता था। फ्लाइट लोग देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे से जेम्स द्वीप पर हेलीकॉप्टर से लोग आते थे। न्यूयॉर्क का टाउन हाउस, पाम बीच का भव्य मकान, न्यू मैक्सिको का जोरो रेंच, हर जगह गतिविधियां चलती रही। 2008 की सजा के बाद भी ये नेटवर्क कभी नहीं रुका। ईमेल्स दिखाते हैं कि 2010 के बाद भी ताकतवर लोग आते रहे, लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा पीड़ित लड़कियां हैं। ज्यादातर गरीब, अकेली और कमजोर। उन्हें पैसे दिए जाते, लेकिन फिर धमकियां, अगर बोला तो बदनामी होगी। वर्जीनिया ग्रूफे ने सबसे ज्यादा लड़कियां लाई, मुकदमे किए, फाइलें खुलवाई, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें गलत नाम देकर बदनाम करने की कोशिश की। 2006 की फाइलें को कुछ नाम खुले, लेकिन कई अभी भी छिपे हुए। ये सब सुनकर गुस्सा आता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी और भी गहरी और रोमांचक है। अब जानते हैं कि ये नेटवर्क कैसे चलाया गया और कौन कौन इसके पीछे था। एप्स्टीन का पूरा ऑपरेशन बिना सपोर्ट के नहीं चल सकता था। सबसे बड़ा साथी गिस्लेन मैक्सवेल, वो न सिर्फ लड़कियों को भर्ती करती बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देती। लेस वेक्सनर, जिनका विक्टोरिया सीक्रेट था, उन्होंने आर्थिक मदद दी, ऑफशोर अकाउंट्स, बैंक ट्रांसफर, सब कुछ सेट था। फाइलों में $1 अरब से ज्यादा के ट्रांजेक्शन दिखते हैं। JP मॉर्गन और ड्यूस बैंक ने हजारों संदिग्ध रिपोर्ट भरी, लेकिन कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बड़े क्लाइंट्स थे। अब सोचो, राजनीति, बिजनेस, राजघराने सब जुड़े थे। प्रिंस एंड्रयू पर वर्जीनिया ग्रूफे का मुकदमा चला, सिविल सेटलमेंट हुआ, बिल क्विंटल का नाम सबसे ज्यादा आया, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बस यात्रा एक। डोनाल्ड ट्रंप का पुराना दोस्त था, बाद में दूरी भी बना ली। एलन मस्क, एहूद बरा, केसी वार्समैन, सबके नाम लोग्स में थे, लेकिन कोई अपराध नहीं, कोई आरोपी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ नामों का जुड़ाव है या और कुछ। फाइलें कहती है कि जुड़ाव अपराध नहीं, लेकिन अवसर जरूर। द्वीप पर, जेट में, पार्टियों में। एप्स्टीन की दौलत का स्रोत भी रहस्यमयी था, कहीं साफ कारण नहीं, फिर भी अरबों के मालिक। कुछ लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस कनेक्शन था, लेकिन सीधा सबूत नहीं मिल रहा था, बस शक और बढ़ता जा रहा था। ये नेटवर्क कैसे बच रहा था? 2008 की डील ने सबको सुरक्षा दे दी। अकोस्टा बाद में लेबर मंत्री बने और इस्तीफा दिया, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें बचाया। कल्पना करो उन लड़कियों की जो हर रोज नर्क झेल रही थी। एक पिरामिड जहां वो खुद दूसरियों को लाती थी और सब साथ में मिलकर फंस जाते थे। पैसे, धमकी, चमक दमक, सपने, सब कुछ फंस जाता था।
लेकिन दोस्तों सच्चाई अभी और बाकी है। अब चलिए टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे सब कुछ छिपाया गया। समय की यात्रा शुरू करते हैं 2002 से एप्स्टीन की गतिविधियां तेज हुई। पाम बीच में मसाज के नाम पर सब शुरू हुआ। 2005 में पहली रिपोर्ट आई, पुलिस ने केस बनाया, 30 लड़कियां मिली जो विक्टिम थी। 2006 तक FBI शामिल हुई, लेकिन अकोस्टा ने लोकल डील को प्राथमिकता दी। जून 2008 में वो प्ली डील हो गई, सिर्फ 13 महीने वाली जेल, वो भी आधी आजादी के साथ में। फिर 2018 में मियामी हेराल्ड की जूली के ब्राउन ने सीरीज लिखी, परवर्शन ऑफ जस्टिस। 80 से ज्यादा पीड़ितों से बात की, पूरी दुनिया हिल गई। 2019 में फिर गिरफ्तारी, लेकिन एप्स्टीन जेल में खुदकुशी कर ली। 2020 में घिस्लेन मैक्सवेल पकड़ी गई। 2021 में दोषी ठहराई गई, 20 साल की सजा थी। 2024 में पहली फाइल खुली। फिर 2025 के कानून से 2026 तक लाखों पन्ने सामने आए। जनवरी 2026 में 3 करोड़ से ज्यादा पन्ने खुले, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी कर दी गई। लेकिन कुछ वीडियो, कुछ नाम अभी भी सील्ड है। फाइलों में दिखता है कि 2008 के बाद भी नेटवर्क चलता रहा, ईमेल्स में बड़े बड़े नाम जुड़ते रहे। दोस्तों ये टाइमलाइन बताती है कि मीडिया और लोगों का दबाव आखिरकार काम आया, लेकिन व्यवस्था ने कितना कुछ छिपाया। अब सवाल उठता है कि प्रॉपर्टीज और जेट्स का क्या रोल था। चलिए उस अंधेरे को खोलते हैं। एप्स्टीन के पास 4 मुख्य ठिकाने थे, न्यूयॉर्क का टाउन हाउस, पाम बीच का भव्य मकान, न्यू मैक्सिको का जोरो रेंच और छोटा सेंट जेम्स द्वीप, साथ में पेरिस का अपार्टमेंट। फ्लाइट लॉग्स में क्विंटल 26 बार, एंड्रयू, समर्स, सबके नाम। द्वीप पर हेलीकॉप्टर से लोग आते थे, वहाँ खास पार्टियां होती थी। 2019 में FBI ने न्यूयॉर्क को फ्लोरिडा से 1,80,000 तस्वीरें और 2000 वीडियो जब्त किए। जोरो रेंज पर 2020 में किसी ने टीप दी कि कब्र जैसी जगह है। ये जगह सिर्फ घूमने की नहीं थी, ये पूरे ऑपरेशन का केंद्र थी। लड़कियां वहाँ लाई जाती, फिर वापस भेजी जाती। सोचो, एक नाबालिग लड़की जो प्राइवेट जेट में द्वीप पर ले जाया जाए, उसका मन क्या होता होगा। डर, भ्रम, मजबूरी, सब कुछ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हैरान करने वाले थे। $1 अरब के वायर ट्रांसफर, कैमन आइलैंड्स, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑफशोर अकाउंट्स। बैंक जानते थे लेकिन चुप थे। ये सब देखकर लगता है कि पैसा और पावर कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब जानते हैं कि मीडिया ने कैसे काम किया और व्हिसलब्लोअर्स ने क्या किया। मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 2018 से पहले कोई बड़ी खबर नहीं थी। फिर मियामी हेराल्ड ने मुंह तोड़ा, जूली के ब्राउन ने पीड़ितों की असली कहानियां सुनाई, BBC और अल जजीरा ने विजुअल गाइड बनाई, लेकिन सावधानी बरती। कहा कि नाम का जुड़ाव अपराध नहीं है। व्हिसल ब्लोअर्स जैसे वर्जीनिया ग्रुफे और जूली ब्राउन ने लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन व्यवस्था ने दबाने की कोशिश की। रिडक्शन, प्राइवेसी का बहाना, सुरक्षा का हवाला। दोस्तों क्या आप देख रहे हैं कि सच्चाई को कैसे दबाया जाता है। पीड़ितों को गलत नाम दिया गया, उनके बयानों पर शक किया गया, लेकिन मी टू मूवमेंट के बाद सब बदल गया। फाइलें बताती है कि एप्स्टीन के वकील ने पीड़ितों को बदनाम किया, डबल जियोपर्डी का हवाला दिया। ये सब सुनकर लगता है कि न्याय कहाँ खड़ा है। अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और आगे क्या होना चाहिए। दोस्तों ये फाइलें सिर्फ एप्स्टीन की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों की व्यवस्था की कहानी है, जहाँ कानून अमीरों के सामने झुक जाता है। 2025 का पारदर्शिता कानून अच्छा कदम था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छिपाया गया है। जनवरी 2026 में 3 करोड़ पन्ने जारी हुए, फिर भी कुछ वीडियो और नाम सील्ड रह गए। पीड़ित लड़कियों की कहानियां हमें याद दिलाती है कि व्यवस्था कितनी बार फेल हो जाती है। रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। गुप्त डीले बंद हो, बैंक संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सख्ती करे, देश के बीच सहयोग बढ़े। हम सबको सोचना चाहिए पावर का दुरुपयोग कैसे रोका जाए। ये स्कैंडल दिखता है कि जब संस्थाएं अमीरों के सामने कमजोर पड़ जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, लेकिन उम्मीद भी जिंदा है। पीड़ित अब बोल रहे हैं, मीडिया जाग रही है, कानून धीरे धीरे बदल रहा है। अंत में एक बात हमेशा याद रखो, सच्चाई कभी पूरी तरह छिप नहीं सकती। 2026 की ये फाइलें उसकी शुरुआत भर रही। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाए तो शायद अगली बार ऐसा ना हो। दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं होती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दुनिया में जी रहे। पावर, पैसा और न्याय, इन तीनों का सही बैलेंस बहुत ही जरूरी है। अगर ये सच्चाई जानकर तुम्हें कुछ लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। अगली वीडियो में मिलते हैं और भी बड़े राज खोलने के लिए। अपना और अपने आसपास वालों का, अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखो। सच्चाई की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद।